जैसे ले रखा है ऐसे करो। अच्छा मेरा नाम डॉक्टर पारुल कुमार है। मैं सत्यवती कॉलेज में पढ़ाती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? मुझे 11 साल हो गया पढ़ाते हुए सत्यवती कॉलेज में। क्यों रैली निकाली है आज आपने? ये हमारी समायोजन की मांग है MHRD से कि जो हम लोग इतने समय से यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमें यहाँ पे समायोजित किया जाए, हमारा एब्जॉर्प्शन किया जाए, ये हमारी मांग है। बेटा तू बोल चल। सर आ रहे ना? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज कुछ सालों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र पे रह कर प्रहार हो रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रहार हो रहे हैं और इन प्रहारों का जवाब देने के लिए हमारे पास एक सशक्त शिक्षक और विद्यार्थियों का समूह चाहिए और उसको बनाने में इस तरह के आंदोलन काम देंगे, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आज के दुनिया में देखा गया है कि एडहॉक प्रथा से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता कभी नहीं लाई जा सकती, तो इस वजह से अगर हम गुणवत्ता वाली शिक्षा लाना चाहते हैं तो इसके लिए एडहॉक की प्रथा का सहारा लेना छोड़ना होगा। तो ये 10 साल हो गए पूरे, कुछ लोग रिटायर भी हो गए एडहॉक सिस्टम से। जी तो इससे ये परमानेंटली टेम्पररी का जो सिलसिला चला है केवल यहाँ नहीं, सारी दुनिया में चल रहा है और इसके खिलाफ बहुत जगह आंदोलन चल रहे हैं, तो ये बहुत ही वाजिब और बहुत ज़रूरी आंदोलन है। इससे किस तरीके का खामियाजा स्टूडेंट्स को होता है? हाँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब शिक्षक को अपनी भविष्य का कोई भरोसा नहीं है तो मन लगा के पढ़ा नहीं सकता। जो भी वित्तीय या आर्थिक जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये एडहॉक वाली प्रथा गलत प्रथा है, क्योंकि ये तो हमेशा सही है कि सरकार के पास जो पैसा है उसे किस तरह से और किन विषयों पे खर्च किया जाता है, यही बुनियादी सवाल यही है। तो हर बार ये कह दिया जाता है कि अमुक चीज़ के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं तो सरकार के पास बहुत पैसा निकलता है दूसरी चीज़ें करने के लिए। तो ये कोई अपने आप में कोई तर्क नहीं है कि पैसे नहीं है, अगर नहीं है तो इससे इस समस्या का सामना कैसे किया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर सोचना ज़रूरी है। सर ये बताइए, जो ऑटिज्म का जो सिस्टम है इससे एजुकेशन सिस्टम और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कितना नुकसान पहुंचता है? देखिए, शिक्षकों को नुकसान जो है वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि देयर इज़ कंप्लीट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हाँ, आपको पता नहीं है कि आप कब तक पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, एक्सेट्रा। तो जो पढ़ाता है इन हालातों में वो कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकता है अपने काम पर, चाहे वो तैयारी का काम हो, पढ़ने का काम हो, रिसर्च का काम हो या फिर पढ़ाने का काम हो। तो एक तो सवाल ये है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है ऑन द काइंड ऑफ वर्क अ टीचर कैन डू।
नंबर 2, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट इस पे पड़ता है कि किस प्रकार का काम टीचर कर सकता है, तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट एकदम क्लासरूम के अंदर पड़ता है, ट्यूटोरियल डिस्कशन में पड़ता है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर टीचर्स टू कॉन्सेंट्रेट एंड गिव कंप्लीटली ऑफ देमसेल्व्स। नंबर 3, आई थिंक क्योंकि शिक्षक और छात्र का जो शिक्षा को लेने देने का जो एक प्रक्रिया चलती है, जब उसकी गुणवत्ता पर एकदम प्रहार होता है एडहोकिज्म के जरिए, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा प्रणाली ही एक प्रकार से इम्पॉवरिश होती है, दरिद्र बनती है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि बहुत देर बाद इस प्रकार का आंदोलन छिड़ा है, लेकिन ये मांग फोरग्राउंड करना कि इसका असर हम लोग की ज़िंदगी पर क्या पड़ता है और इसके ज़रिए शिक्षा पर क्या असर पड़ता है, बहुत ज़रूरी है कि इस आंदोलन के ज़रिए ये जो पहलू है, आयाम जो ये है, ये पूरी तरह से फोरग्राउंड हुआ है, मतलब इससे मुकरा नहीं। पर कुछ लोगों का मानना है कि ये जो मांग है बिल्कुल इलॉजिकल है, ये मांग डिमांड इज वेरी इलॉजिकल। सम पीपल आर सेइंग कि दिस डिमांड इज वेरी लॉजिकल। I think the important thing is that all demands have a rhetorical value, right? I think there are complexities in this demand. इस डिमांड के ऊपर अगर अमल करना है तो उसमें कई जटिलताएं आपके सामने आएंगी। तो सवाल ये नहीं है कि डिमांड इलॉजिकल है या नहीं, सवाल ये है कि द डिमांड कम्स विद इट्स ओन कम्प्लेक्सिटीज, इट कम्स विद इट्स ओन, उनकी जो जटिलताएं हैं, और जब एक बार उसके ऊपर अमल करने का प्रॉमिस होगा तो उन जटिलताओं को मद्देनजर रख कर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरी यह है कि मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये डिमांड उठा है, फुल ऑब्जॉर्प्शन, पूरी तरह से उस पर अमल किस प्रकार से हो सकता है या नहीं हो सकता है वो बात और है, लेकिन इसके ज़रिए जो एडहोकिज्म की जो प्रणाली है उसको फोरग्राउंड करने का जो काम किया गया है इस डिमांड के ज़रिए इस आंदोलन में, वो मेरे हिसाब से बहुत अहम है। हाँ, वो जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो एक प्रकार से आई थिंक इट्स अ सेकंड स्टेप, बट आई डोंट थिंक इट वुड बी रॉन्ग टू से इट्स illogical. I think I would say that there are complexities involved. You want to say that there is a complexity? There's a complexity involved in actually working on the question of absorption. Those complexities will have to be worked on once this demand is the problem is actually accepted कि इससे किस प्रकार का खतरा है लोगों की जिंदगी को लेकर और शिक्षा प्रणाली के लिए। So in that sense, I think this movement by raising this demand in this form has actually foregrounded the problem of adhocism, and that I think is a very important political function that this movement is actually in a way you are saying that this is not illogical, it's hidden complexities that should be yeah, complexities will come into play, but I think the question is not whether it's logical or illogical. The question is, it is through this demand that a very serious problem in the way in which higher education is functioning, not only in Delhi University but in other universities as well, it has been foregrounded, right? And this problem, if it comes to be acknowledged by the state, then I think the complexities inherent in this demand will have to be taken up. But that's a second step. But illogical is not something I would agree with. That use of the term is something I would disagree with. Complexities in this demand, as with any other demand, I think is what we need to be able to look at. Long live! Long live! Long live! DUT है बड़े चलो! बड़े चलो! बड़े चलो! DUT है जिंदाबाद! 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद! 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 हमारी पढ़ाई जिंदाबाद! 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 लड़ाई पढ़ा! मार्च और मार्च! अम्ब्रेला का सिग्निफिकेंस क्या है? टेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। काफी दिन 12 से
लेके, प्रमोशन को लेके और अन्य सारी मांगों को लेके लगातार 4 दिनों से 4 दिसंबर से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए 28 अगस्त को चिट्ठी आती है, उस चिट्ठी में सारे डॉक्टर को बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद निरंतर हम लोग यहाँ पर पहले हम VC के ऑफिस में बाहर आए, हम लगातार लड़ रहे हैं। इस खुले आसमान में लगातार जो जैसे ओस की टपक रही है और इस असंवेदनशील VC तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसे ये भी नहीं दिखाई दे रहा उसके सामने टीचर सो रहे हैं, उनसे हम बात करें या उनके लिए हम कुछ करें। हमारा डिमांड ये है कि लगातार जो आप देखिए एब्जॉर्प्शन जो जहाँ पढ़ा रहा है उस टीचर को वहीं पे कर दिया जाए। इससे फायदे क्या हैं? जब तक एक शिक्षक मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से संबल नहीं होगा तब तक वो अपने छात्रों को क्या अच्छा बात पढ़ा पाएगा। शिक्षक समाज के राष्ट्र निर्माता होता है और निर्माता ही जब मानसिक रूप से बोझिल होकर क्लास में जाएगा तो क्या करेगा। और ऐसा लग रहा है जैसे कैदी है, कैदी को भी रहने के लिए जेल में छत दिया जाता है। हम कैदी से भी नीचे लग रहे हैं कि हमें रोड पर नीचे सुला दिया गया है, हमें कंबल तक लाने की जरूरत नहीं दी जा रही है। इस विश्वविद्यालय में जहाँ हमारा अधिकार है, विश्वविद्यालय के हम शिक्षक हैं और शिक्षक यदि अपनी बात रखने के लिए हर जगह व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम हिंसक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जब अपनी बात रख रहे हैं, हमें यहाँ बैठने तक की हम जबरदस्ती है। आप देख सकते हैं कल हमने एक छोटा सा प्लास्टिक का तिरपाल लगा लिया तो हमारे पुलिस ने तिरपाल लगा लिया। जब हमने पुलिस से पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव VC साहब को दबाव, VC साहब ऑफिस में आ रहे हैं, ना हमारी बात सुन रहे हैं और ना हमें कुछ करने के लिए हमसे बात करने बुला रहे हैं। क्या जारी रहेगा? देखिए भाई साहब, जब तक हमारा हमसे बात नहीं होगा और एब्जॉर्प्शन के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, मोडालिटी तो तय नहीं होगी, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए, अपने शिक्षकों की डिमांड के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी बात मजबूती तरीके से बार आपको कि हम लोग कैदी नहीं है, हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक यदि अपनी बात रखता है, एक शिक्षक से बात करने में उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं तो ये बहुत अशोभनीय कार्य है। और उसी तरह MHRD भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बढ़िया, वो इंटरव्यू दे, हाथ में हाथ लेके हम चलेंगे और हम जरूर कामयाब होंगे। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट किया है आप लोगों ने, क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या किस वजह से अम्ब्रेला का क्या? नहीं, हमारे यहाँ 60% दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो हैं वो एडॉक बेसिस पे सालों से काम कर रहे हैं, बिना किसी इंक्रीमेंट के, बिना किसी मैटरनिटी लीव के, बिना किसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी के। आप समझ सकते हैं कि किस अमानवीय परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में एब्जॉर्प्शन का छाता हम उनके लिए मांग कर रहे हैं और एब्जॉर्प्शन इसी यूनिवर्सिटी में 1977-78 में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ था, ऑर्डिनेंस के द्वारा हुआ था। अभी राजस्थान में, अब मैं बहुत पहले पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी राजस्थान की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूडिंग मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एब्जॉर्प्शन किया गया है और कई सारे हमारे पास कोर्ट्स के ऐसे डिसीजन हैं जो एब्जॉर्प्शन के केस को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हजारों शिक्षक ऐसे हैं जिनका दशकों से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। पूरा जो हमारे वाइस चांसलर है वो तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं, रूल रेगुलेशंस का वायलेशन कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। टीचर से उनका से कोई बातचीत नहीं हो रही है। उनके ऑफिस के सामने आप देखिए टीचर्स जो हैं वो खुले आसमान के नीचे ठंड बड़ी रात में अपनी रात गुजार कर रहे हैं। राइट टू प्रोटेस्ट तो हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है। अगर आप मान लीजिए किसी क्रिमिनल चार्जेस के अंदर भी अगर आपको कोई ये लगाया जाता है, चार्ज लगाया जाता है, तो आपको एक बेसिक सुविधा दी जाती है। यहाँ हमें टेंट नहीं लगाने दिया जा रहा है। मैंने अथॉरिटी से बात की, आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। उसके बावजूद अगर हमें चाहते हैं कि हम उनके साथ कोऑपरेशन करें तो ये हमारे लिए मुश्किल है। और जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय में परिस्थिति बनी हुई है, जो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है, वो अथॉरिटीज़ की तानाशाही के कारण है। उनका जो शिक्षकों के प्रति और छात्रों के प्रति जो अमानवीय रवैया है, जो गैरकानूनी रवैया है, उसकी वजह से है। इसके लिए अथॉरिटीज़ जिम्मेदार हैं और हम अपना डिमांड जो एब्जॉर्प्शन का है उसके ऊपर पूरी तरीके से कमिटेड हैं और हमारा पूरा कन्विक्शन है कि ये सोशल जस्टिस की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। हमारे एक एडहॉक साथी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि ये धर्म युद्ध है। अगर हम सर, प्रोटेस्ट करते हुए काफ़ी लंबा समय लग गया आप लोगों को, अभी भी जारी है, इसके बारे में बताइए आज। लंबा समय सर इसी लग रहा है क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो छोटी डिमांड तो नहीं है, ये हम भी जानते हैं। एब्जॉर्प्शन मांग रहे हैं, जो हमारे यहाँ 4500 प्लस टीचर्स जो एड हॉक पे पढ़ा रहे हैं उनकी एब्जॉर्प्शन की डिमांड है हमारी। और कुछ लोग या ये कह रहे हैं या कुछ सेक्शन से बात आती है कि ये डिमांड आपकी लॉजिकल नहीं है या लीगल नहीं है या फिजिबल नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल फिजिबल है, बिल्कुल लॉजिकल है और जस्टिफाइड डिमांड है। क्योंकि परमानेंट के लिए और एड हॉक के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी सेम है। ऐसा नहीं है कि एड हॉक टीचर की जो क्वालिफिकेशन है वो कम है, वही एम.कॉम नेट एम.ए. या नेट चाहिए कम से कम, और बहुत लोग PhD भी हैं, M.Phil भी हैं, पोस्ट डॉक्टरल भी हैं, तो क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है। इस बात कर रहे हैं आप लोग, पूरे देश में भी बहुत सारी ऐसी स्थिति है, अगर यहाँ दिल्ली में होता है तो पूरे देश पे लागू होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि दिल्ली में हम पहली बार मांग रहे हैं सर, पहले भी 4-5 स्टेट में ऐसा हो चुका है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हरियाणा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ है। इवन जो निशंक साहब हमारे जब उत्तराखंड के CM थे, उन्होंने भी अपने CM रहते हुए उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एब्जॉर्प्शन किया है। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड फिजिबल नहीं है, हो सकता है। हाँ, हम ये मानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहली बार होगा अगर होगा तो, और हम ये मान के चलते हैं कि होगा और होना भी चाहिए। कॉलेज में तो मैं दोस्तों डूटा का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज डूटा की वजह से मैं आज डूटा का सदस्य हूं, मैं आज शिक्षक हूं और मुझे दोबारा उस विषय को पढ़ाने का अवसर मिला। एब्जॉर्प्शन है, उसको लेकर तर्क और कानूनी पेचों की बात की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे, कितना तार्किक होता है कोई चीज कभी? देखिए, तार्किक तो इस समय देश में कुछ भी नहीं हो रहा है। संविधान विरोधी काम करने के लिए मोदी सरकार संसद में अपने बहुमत का इस्तेमाल करती है और सीधे संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर के तमाम प्रस्ताव पारित करती है। राज्यों में कर्फ्यू लगा करके, इंटरनेट बैन करके, अपने सर्कुलर जारी करके कहती है कि इनकी आवाजें मीडिया में न दिखाई जाए। तो आप जब मॉडलिटीज के परे जाकर के देश को बर्बाद करने वाले सारे काम कर रहे हैं, 370 हटा रहे हैं, मंदिर का फैसला ऐसा दिलवा रहे हैं कि जिसमें खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। अब की जो कैब ले आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, इसमें आपने सारी धज्जी उड़ा दी संविधान की। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक जो सालों से पढ़ा रहे हैं और वो परमानेंट होना चाहते हैं, तो मोदी सरकार के ऊपर ही कौन सी मॉडलिटीज की दिक्कत है भाई? उस सरकार को अमर होने का ख्वाब देखने वाली सरकार कि जो देश में अब तक किसी ने नहीं किया वो सारे काम कर रहे हैं। तो एक बार एब्जॉर्प्शन 5000 टीचरों का करके दिखा दीजिए, सारा का सारा यहाँ पर लीगल पेज लीगल हो जाएगा। कुछ भी इलीगल नहीं है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार जब संविधान के खिलाफ जाकर के अपने एजेंडे को लागू कर सकती है, तो शिक्षा बचाने के लिए, शिक्षक बचाने के लिए वन टाइम रेगुलेशन फॉर एब्जॉर्प्शन विद DOPT रोस्टर, ये सारा काम कर सकते हैं। इसलिए मोदी सरकार से मेरा यही कहना है कि भाई अब आपको किस बात का डर है? अमर होने का ख्वाब है तो आओ DU के लिए भी अमर हो जाओ ना, वन टाइम एब्जॉर्प्शन कर दो, और वो तुम कर सकते हो। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हो तो एक संवैधानिक काम भी कर दो, यही हमारी मांग है। हाँ जी सर।
हैं।